इस मुल्क की काबीना की अक्सरियत इस वक्त गैर मुल्कियों के पास ठेके पर दे दी गई है। तमाम अहम मामलात के फ़ैसले ये गैर मुल्की असिस्टेंट्स करते हैं, ये मुआवनीन करते हैं। और ये हमें कहते हैं कि ये सिर्फ़ एडवाइस के लिए हैं, ये सिर्फ़ मशवरे के लिए हैं। अगर ये सिर्फ़ मशवरे के लिए हैं तो इनको बन्नी गाला बिठाया जाए, इनको वहाँ कोई कमरा दिया जाए ताकि वहाँ बैठकर ये प्राइम मिनिस्टर को मशवरे दे सकें और प्राइम मिनिस्टर मशवरे ले सकें। इनको पाकिस्तान की अवाम, नेशनल एक्सचेकर, कौमी ख़जाने से मरात, गाड़ियाँ, तनख्वाहें, इनके उड़ाने जो भरते हैं दूसरे ममालिक में, और उसके ऊपर जो फिर उसमें से ये जो वहाँ करप्शन होती है, वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान के ख़जाने पर बोझ किस हिसाब से डाला जा रहा है। कौन होता है एक गैर मुल्की आदमी जिसने आज तक यहाँ टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए? जुल्फ़ी बुखारी साहब। कौन होता है वो जो इस मुल्क में रहने वाले, मेहनत करने वाले पीटीडीसी के एम्प्लॉइज़ को फारिग करता है? किस हैसियत में? पाकिस्तान का आइन, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। कौन होता है कोई भी मुआविन खसूसी जो मीटिंग्स कॉल करते हैं और अरबों रुपए के डिसीजंस करते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं जो उन लोगों पर अप्लाई होती है जो इधर ही रहते हैं, यहीं जीना है उनका और यहीं मरना है उनका, जो इनकी वजह से इन गैर मुल्कियों के हाथ आप अपने मुल्क के लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं? किस कानून और आइन के तहत? वज़ीर आज़म अपने ओथ से ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, ये अपने ओथ को वायलेट करने के मुर्तकिब हो रहे हैं। वो वज़ीर अपनी ताकत के ज़ोर पे कहता है कि वज़ीर आज़म चाहें तो कोई गैर मुल्की भी काबीना में आ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता जुल्फ़ी बुखारी साहब। ये मुल्क, अगर आप यहाँ पहुँच भी गए हैं और आपके लीडर भी पहुँच गए हैं वज़ीर आज़म हाउस तक, तो भी ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। जुल्फ़ी बुखारी साहब ये शायद परसों दुबई जाकर उनके हुक्मरानों से मिलकर मुआहदे तय करे थे। किस कानून और आइन के तहत हम पूछते हैं? किसने दिए पैसे यहाँ से दुबई जाने की? फ़्लाइट्स के, होटलों के, उनके खर्चे किसने भरे? इस मुल्क के अवाम ने, इस मुल्क के एक्सचेकर ने। ये सरीहन इस मुल्क के आइन की खिलाफ वर्जी है और ज़्यादती है उन तमाम लोगों के साथ जिनके मुताल्लिक़ के फ़ैसले करें। तानिया एयरडस हैं कि वो क्या हैं, उन्होंने आते के साथ ही जिस डिजिटल पाकिस्तान की वो आई हैं हेड बन के, उन्होंने आते के साथ पहला काम किया कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन में डिजिटल पाकिस्तान के नाम से एक NGO रजिस्टर कराई, जिसके बोर्ड में वो खुद थी, जिसके बोर्ड में जहांगीर तरीन थे। मुझे बताइए ये कैसा फ्रॉड है कि कहाँ से पैसा आपने खाना है? इस पर बात करें तो फिर आप धमकियाँ दिलाते हैं, इस पर बात करें तो आप हमें कौमी हसास मामलात और कौमी सलामती का दर्स देते हैं। क्या डिजिटलाइज हो रहा है पाकिस्तान में, हम जानना चाहते हैं, जो कि गैर मुल्की के हाथ में। कौन सा मेरा आपका कौन सा डेटा है जो ये डिजिटलाइज कर रहे हैं? हमें जवाब चाहिए। आधे दर्जन से ज़्यादा दफ़ा भाषा डैम का इफ्तिताह हो चुका, फिर ये बेवकूफ़ बनाने के लिए कौम को वहाँ पहुँच गए। और किसके हाथ में है आबी वसाइल? एक अमेरिकन नेशनल वज़ीर के हाथ में। उनको शाबाश दी जाती है, मैंने आपके ज़राए से सुना, उनको बुलाकर काबीना में शाबाश दी जाती है कि शाबाश तुम बड़ा अच्छा काम करो। ये नहीं पूछा जाता कि तुम अमेरिकन नेशनल थे, तुमने किस तरीके से इलेक्शन कमीशन में झूठे कागज़ जमा करा के यहाँ से इलेक्शन लड़ा। ये नहीं पूछा जाता। मुल्क के आबी वसाइल एक अमेरिकी नेशनल के हाथ में है। फिर मैं आपसे ये पूछूंगी, आपके वज़ीर फाइनेंस, हमारे ज़माने में हमने उन्हें सेनेटर बनवाया, उनका एक एक असासा हमने जो है आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया। आपके ज़माने में पता चलता है कि उनके बैंक अकाउंट में 25,000 रुपया पड़ा हुआ है और वो अरबों खरबों के फैसले कर रहे हैं मेरे और आपके और हमारी तकदीरों के। हमें ये पता चलता है कि इस मुल्क के मुआविनीन खसूसी के 75% असासे बाहर हैं, 25% से भी कम उनके जो यहाँ हैं मौरूसी असासे है, जो थोड़ा बहुत पैसा उनका बैंकों में पड़ा है। बताइए क्यों, किस कानून के तहत? वो हमें भाषण देते हैं आप टैक्स दीजिए, खुद वो टैक्स यहाँ फाइलर हैं ही नहीं। कैसा मजाक है। डॉक्टर हफीज़ शेख न्यू सिल्क रोड नामी एक कंपनी में पार्टनर हैं, जिसमें बाकी पार्टनर्स कौन हैं आपको पता होगा, इंडियंस। हम करते खुदा ना खास्ता ये कहीं नज़र आता किसी कंपनी में गलती से भी कोई जैनिटर भी निकल आता इंडियन,
तो अभी हम डी चौक पे उल्टे टंगे होते किसी खंबे के साथ। आप करें तो आप ठीक करते हैं, आप करें तो सब कुछ हलाल। फिर हमें कहा जाता है कि आप कौमी सलामती नहीं समझते। आपसे सवाल है कि एक आपको याद होगा पुकार फंड्स में 13 अरब रुपए जमा हुए थे 500 घर बनाने के लिए सैलाब ज़दगान के, कहाँ गए? एक घर दिखाते हैं आप हमें, किसको दिए पैसे, किसको राशन दिया, कुछ ऑडिट हुआ? 13 अरब। और उनकी तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो आज हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं और उनकी जो हमशीराएँ हैं वो थी। हम पूछना चाहते हैं वो पैसा कहाँ गया। हम पूछना चाहते हैं कि इब्राज ग्रुप का, आपने शायद आपकी नज़र से गुज़रा हो, गल्फ़ में ये अखबारात में स्कैंडल टॉप पे लगा है कि उनके इन्वेस्टिगेटर्स केमन आइलैंड तक पहुंच गए हैं। $100 मिलियन का फ्रॉड है जो उन्होंने हेल्थ केयर में किया है। क्या ताल्लुक़ है हमारे इमरान नियाज़ी साहब का इब्राज ग्रुप से और इस हेल्थ केयर फंड से, जिसमें $100 मिलियन केमन आइलैंड्स में पड़े हैं, जो हमें मनी लॉन्ड्रिंग का लेक्चर देते नहीं थकते थे। आज इसका भी तो जवाब दें। मैंने जैसे कहा ये मुल्क किसी की जागीर नहीं। आप कौन होते हैं जो इस मुल्क के दुश्मन हैं उनके फैसले करने वाले? आप कौन होते हैं बातें छुपाने वाले? आप कौन होते हैं बंद कमरों के पीछे ऑर्डिनेंस जारी करने वाले? आप हमें सिखा रहे हैं कि ICG क्या होता है। उस वक़्त क्या हुआ था जब आप लोगों को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते थे? आज बात करो तो आप हमें कौमी सलामती का मशवरा देते हैं, हसासियत का मशवरा देते हैं। और कल एक वज़ीर नामुराद हमें सिखा रहे थे कि और पूछ रहे थे रेमंड डेविस कहाँ गया। हम उन्हें चैलेंज करते हैं, अगर उनमें इतने ही मर्द मुजाहिद है जितने वो चिल्लाते हैं और इतने ही बड़े वो पाकिस्तानी हैं, सच्चे हैं, तो आए एक GIT बनाते हैं, पता चलाते हैं कि कौन था जिसने चॉकलेट पहुंचाए जेलों में, कौन था जो पल पल की रिपोर्टिंग कर रहा था। आपको चैलेंज करते हैं, हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं। आप बनाएं GIT, आप हिम्मत और हौसला रखते हैं और लाएं कौम के सामने हकायक लाएं। बैठकर TV स्क्रीनों के पीछे वीडियो बयान बना देने जहाँ कोई आपसे सवाल नहीं कर सकता, चिल्ला चिल्ला के इल्ज़ामात लगा देने। आज सब इल्ज़ामात आपके सामने हैं। हम अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिमांड करती है कि एक GIT बनाई जाए एक आला तरीन सुप्रीम कोर्ट के जज के नीचे, जो बताए कि ये इम्पोर्टेड मुआवनीन कहाँ से आए, क्यों इन मिनिस्ट्री से बैठे, इनके ताने बाने किस किस मुल्क से जुड़ते हैं। हम जानना चाहते हैं कौमी सलामती के मुशीर या मुआविन का ओहदा ऐसे शख्स के पास कैसे हो सकता है जिसकी लॉयल्टीज़, जिसकी वफ़ादारियाँ जो हैं वो डिवाइडेड हो। कैसे हो सकता है? आज से पहले हुआ है? किस तरह हो सकता है? और नैब पर आखिरी बात, इस मुल्क में एक तारीख़ी जजमेंट है, लैंडमार्क, जो मैं समझती हूँ आने वाले वक्तों में ये कोर्ट होगी। नैब और नियाज़ी का गठजोड़ सुप्रीम कोर्ट ने रोज़े रोशन की तरह आया करके इनके मुंह पर, हुकूमत के मुंह पर कालक पोती गई है। हुकूमत ने इस नैब को जिस तरीके से इस्तेमाल किया सो किया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको याद होगा कि इस नैब की कस्टडी में लोगों की जान भी गई है। एक प्रोफेसर साहब थे जिनको मरने के बाद हथकड़ी लगाई गई, उनके घर वालों से और बाकी तमाम लोगों से जो इनकी कस्टडी में गए हैं जान से, वो VCs, उस्ताद, जो बुज़ुर्ग थे जिनको हथकड़ियाँ लगा के अंदर ले गए और हमें अंदर से वो ख़बर आई, उन्होंने बाहर आके बताया कि किस तरह से लोगों के घर वालों के सामने उन पर तशद्दुद किया जाता है। इन तमाम अफराद की जो कि जान से गए, उनकी FIR किसके नाम पे कटनी चाहिए? हम ये सवाल करते हैं रियासत मदीना वालों से। हम ये सवाल भी करते हैं कि ये कौन है इन्वेस्टिगेटर्स जिनकी कल सुप्रीम कोर्ट ने निशानदेही की है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ढिटाई के साथ दोबारा इंतकामी कार्रवाइयाँ पहले से 10 गुना ज़्यादा शुरू कर दी गई। लिहाजा हमारे कहने पर ये GIT जो हम डिमांड करते हैं ऑन ये मुआवनीन ख़ुसूसी पर और उनके वज़ीर आज़म से ताल्लुकात पर और इन सब के बाहर की ताकतों से ताल्लुकात पर ये हमें बताया जाए। और कुलभूषण यादव का मसला जो है
वो किसी की जागीर नहीं है। उस पर हमें ये ऑर्डिनेंस समझाने से बेहतर है कि जो भी ऐसे मामलात थे जिन पर इनको इतनी तकलीफ़ थी, इनसे चैन नहीं लिया जा रहा था, जैसे कि अभिनंदन को 48 घंटे नहीं रख सके, वो मामलात बराए मेहरबानी इन कैमरा सेशन हो या पार्लिमानी लीडर्स हों, उनको बताएं। ऐसे किसी ऑर्डिनेंस की भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालफत करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि पूरे मुल्क का मुजरिम है, किसी का हक नहीं कि इसको यकतरफ़ा माफ़ी देकर इसके लिए निकलने के रास्ते हमवार करें।